आप सुनाए खैरियत से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुनाए वकास। हाँ, तो अब शुरू करते हैं हम कि हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 5 तक जो है ना वो क्लियर किए इनको। और उसके बाद ये एमसीक्यूज थे, कुछ 10 एमसीक्यूज, उनको भी सोल्व किया और बाकियों को मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव अहेड फ्रॉम सेक्शन 6 एंड ऑनवर्ड्स। सेक्शन 6 जो है ना वो बात करता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रोपोजल किस तरह होगी। एक बंदे ने ऑफर दी है कि आई वांट टू सेल दिस थिंग, या कोई और ऑफर है, उसकी रिवोकेशन जो है वो किन तरीकों से होगी। तो सेक्शन 6 हमें जो है वो 4 तरीके बताता है, 4 सिचुएशंस बताता है अंडर विच अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। एक सिचुएशन ये है कि भाई प्रपोजल खुद जो है ना वो कम्युनिकेट कर दे टू द एक्सेप्टर के जो है ना मैं ये प्रपोजल ही रिवोक कर रहा हूँ। लेकिन बिफोर एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, वो एक गाड़ी को सेल करना चाहता है। जी अनस भाई, आप कुछ कहना चाहते हो? आपका आवाज आ रहा है, माइक बंद कर दे बड़े। तो प्रोपोजर सपोज करें मिस्टर ए है, एक पर्सन ए है, और वो अपनी जो है ना वो गाड़ी को सेल करना चाहता है टू मिस्टर बी। और मिस्टर बी को जो है ना वो मिस्टर ए एक प्रपोजल भेजता है कि आई वांट टू सेल माय दिस कार। अब मिस्टर बी तक वो प्रपोजल नहीं पहुंचा है, लेकिन पर्सन ए जो है ना उसका माइंड चेंज हो गया है और ही वांट्स टू रिवोक। तो जो है ना वो रिवोक कर सकता है बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट के वो नोटिस करे, कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल वो फेसबुक पर जो है ना वो नोटिस अपलोड कर दे, या व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू जो है ना वो रख दे, या ईमेल के थ्रू सब तमाम लोगों को भेज दे कि आई हैव रिवोक्ड दिस कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। मैंने जब प्रपोजल को खत्म कर दिया है, तो वो बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस उसको खत्म कर सकता है। तो सिंपल ये कहने का मतलब कि एक प्रोपोजर जो है वो अपने प्रपोजल को थ्रू जो है ना नोटिस रिवोक कर सकता है। पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर प्रपोजल में कोई वक्त लिखा हुआ था, टाइम लिखा हुआ था एक्सेप्टेंस का, कि इस वक्त इस दरमियान जो है ना वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो अगर उस वक्त के दौरान उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो टाइम जो है वो लैप्स कर गया, तो फिर भी जो है ना वो रिवोकेशन कंसीडर की जाएगी, वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें टाइम लिखा हुआ नहीं है, तो जो भी रीजनेबल टाइम होगा, विद इन दैट रीजनेबल टाइम वो ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगी खुद ब खुद। रीजनेबल टाइम फॉर एग्जांपल भाई, पर्सन ए ने जो गाड़ी का एक प्रपोजल दिया था, और पर्सन बी जो है ना उस प्रपोजल को देख ही 2 सालों के बाद रहा है, तो अब जो है ना वो कंसिडर ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली ही रिवोक हो गया है, क्योंकि रीजनेबल टाइम जो है ना वो लैप्स कर गया है। 2 सालों के बाद कौन सी ऑफर? तो दो सिचुएशन ये। तीसरी सिचुएशन ये कि उस जो प्रपोजल था उसमें अगर कोई कंडीशन वगैरह थी, और उस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं किया गया, यानी एक्सेप्टर ने अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो फिर जो है वो माना जाएगा कि ये प्रपोजल जो है वो रिवोक की गई है। या जो है प्रपोजर जो है ना खुद भी अगर उस कंडीशन को फुलफिल ना करे, तब भी यही माना जाएगा कि जो है ना वो रिवोकेशन हो गई ऑफ द प्रपोजल। या अगर प्रपोजर खुद की डेथ हो जाए, तो फिर भी ये कंसिडर किया जाएगा कि रिवोकेशन हो गई है ऑफ द प्रपोजल। तो सेक्शन 6 जो ये सिंपल ये चीजें बता रहा था कि किन मामलात में, किन किन सिचुएशंस में अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड। नाउ वी आर नाउ वी आर स्विचिंग टू सेक्शन नंबर 8, के इन विच मैनर्स प्रपोजल में बी एक्सेप्टेड। किन तरीकों से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है, किया जाता है, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन ये है कि अगर उस प्रपोजल में कोई कंडीशन है, और उस कंडीशन को अगर जो है वो एक्सेप्टर ने फुलफिल कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने गाड़ी बेचने का कहा है कि आई एम गोइंग टू सेल माई कार। और उसने कहा कि
प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का तरीकेकार ये होगा कि एटलीस्ट 500 रुपीज जो है ना वो पे किए जाएंगे। ठीक है, 500 रुपीज जब पे हो गए ना, तो उसका मतलब ये है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद ही गाड़ी सेल होगी। तो ये एक सिंपल सी कंडीशन है। तो अगर पर्सन बी इसको कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, 500 रुपीज पे करता है, तो इसका मतलब है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अगर उसको पे नहीं करता तो माना यह जाएगा कि दिस पर्सन हैजंट, what we can say, hasn't completed the condition of the proposal। एक तो सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन है कि बाय एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रोमिस विच मे बी ऑफर्ड विद प्रोपोजल। अगर कोई रेसिप्रोकल प्रोमिस ऑफर किया गया था उस प्रोपोजल के साथ, तो और अगर उस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेप्टर, तो ये भी एक सिचुएशन है कि माना जाएगा कि प्रपोजल जो है ना वो एक्सेप्ट हो गया है। क्या आप लोग मुझे इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन दे सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो कि कंसिडरेशन क्या हो सकती है इन रेसिप्रोकल प्रॉमिस? सर शायद जैसे कोई कंडीशनल होगा। सर्विस जी सर्विस देनी हो, जैसे कोई सर्विस देनी हो कि मिसाल के तौर पे एक चीज मैं आपसे ले क्लियर रहा भाई, हूँ तो थोड़ा किसी थोड़ा आपका आवाज का मसला है, इसको थोड़ा दुरुस्त करें। आवाज सही, जी, एक मिनट। आवाज कोशिश करें कि जो है ना वो कोई माइक को यूज करें, या शायद कोई और भी बोल रहा था, अगर वो चाहे तो वो बोल सकता है। शेरियार आप चाहें तो चैट में भी मुझे बता सकते हैं इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू दिस वन। बताएंगे आप? टाइम जो है ना वो हमारा जा रहा है इससे। अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आई एम गोइंग टू गिव यू इलस्ट्रेशन। बहुत सारी इलस्ट्रेशन हो सकती हैं। चले मैं बता देता हूँ। सपोज कर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि पर्सन ए ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी को बेचूंगा। अब जो है ना पर्सन बी जो है ना वो पर्सन ए जो है ना वो कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी को बेचूंगा, ये एक प्रपोजल है उसका। उस प्रपोजल के साथ एक छोटी सी वो ऑफर दे देता है। उस ऑफर में ये है कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने का तरीकेकार ये होगा कि जो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहता है इस ऑफर को, इस प्रपोजल को, उसको जो है ना मैं एक व्हाट वी कैन से विजिट कार्ड दूंगा कि वो मेरी एक होटल है, उस होटल में वो आए और उसको लंच में जो है ना वो फ्री करवाऊंगा, लंच फ्री करवाऊंगा। अब ये एक छोटा सा है ना कंसिडरेशन उसने दिए, एक छोटा सा प्रॉमिस है कि अगर कोई ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो वो लंच करने आ जाए मेरे रेस्टोरेंट पर। तो अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट पर लंच करने आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। यानी अब जो है ना वो बाउंड हो गया है कि वो इस पर्सन ए की गाड़ी को खरीदे। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है। तो ये आपको इलस्ट्रेशन समझ में आ गई कि एक कंसिडरेशन दी जा सकती है। जी सर वो सर्विसेज भी होते हैं ना कि मतलब मैं अगर आपसे कोई चीज ले रहा हूँ तो आप उसके बदले मैं आपको कोई सर्विस भी दे सकता हूँ, ऐसा कुछ। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो भी प्रपोजल में वो लिखेगा कि आई शैल गिव यू दिस सर्विस। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। एक कंसिडरेशन है ये भी। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 8 था, बहुत ही इजी सेक्शन था कि किस तरीके, ये जनरल चीज है ना कि किस तरीके से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। मैं जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर दूं तो ये इसका मतलब है कि जो है ना वो प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक बंदे ने गाड़ी सेल करना चाह रहा है, दूसरे बंदे ने पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए तो इसका ये कंडीशन थी, उसने फुलफिल कर दी। दूसरी सिचुएशन ये है कि कंसिडरेशन अगर कोई ऑफर के साथ है, उसको अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको तो माना जाएगा कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब जो है ना वो प्रपोजल या एक्सेप्टेंस जो है ना वो प्रपोजल या एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस जो है वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी सेल करूं, मैं गाड़ी को अपनी को सेल करना चाहता हूं, तो वो प्रपोजल देना चाहता है। अब ये प्रपोजल वो देता है एक्सप्रेसली। एक्सप्रेस्ड का मतलब होगा कि यहाँ पर वो अपना जो है ना वो उसको पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, फिर जो है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। उस डॉक्यूमेंट में तमाम पोस्टर बनाया है, सपोज करें पोस्टर पैम्फलेट बनाया है, उस पैम्फलेट में तमाम डिटेल्स डाल दिए कि इतने पैसे देने होंगे, ये किस्तें होंगी, ये किस्तों पर उसको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे।
उसके बाद ये पोजेशन मिलेगी। तो ये जो मामला है वो तमाम, अगर वो पैम्फलेट पर लिखकर कोई चीज बता देता है तो दिस इज एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस इस तरह होता है। इम्प्लाइड का मतलब होता है, इम्प्लाइड का मतलब आपको पता है? अगर आपको पता हो तो बताएं, वरना मैं बता देता हूँ। इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड प्रपोजल किस तरीके से हो सकता है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस किस तरीके से हो सकता है? इम्प्लाइड जबानी यानी जी। सर अगर इम्प्लाइड रिटर्न ना हो। सर इम्प्लाइड ये होता है कि आपके एक्शन से पता चलता है। मिसाल तौर कि आपने मुझे अ, हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि आप मुझे एक चीज देंगे, वो मैं उसको, अगर मुझे आप वो ऑफर करेंगे, तो मैंने अगर वो ऑफर आपसे ले लिए और मैंने कुछ एक्शन नहीं दिखाया तो उसको इम्प्लाइड कहते हैं। मतलब मैं आपको कुछ बोला नहीं या कुछ लिखवाया नहीं, बस मैंने वो एक्सेप्ट कर ली, ले लिया आपसे, तो वो इम्प्लाइड होता है। हाँ बिल्कुल सही है। बेहतरीन एक एग्जाम्पल है ये। मैंने नहीं सोचा था कि जो ना ये एग्जाम्पल हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल मैं भी आपको दे देता हूँ। सपोज करें भाई, मैं अपनी जो है ना वो गाड़ी मेरी खराब हो गई है, और जो है ना वो मेरे फ्रेंड का एक जो है ना गैराज है, वो गाड़ियां बनाता है, उसको ठीक करता है उसको, सही है। मैं जो है ना वो गाड़ी वहां पर उसके दुकान के सामने खड़ा करके और उससे इशारा दे देता हूँ कि ये गाड़ी बनाओ, ये ठीक करो, बस इसको देखो तुम, चेक करो खुद इसमें मसला क्या है, तुम खुद ही इसको ठीक करो। ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे, सिर्फ आंखों से इशारा दिया कि ये गाड़ी है मेरी और इसको ठीक करो। वो आंखों के इशारों से ही वो बंदा गैराज का जो ओनर है वो उसको समझ गया और उसको बनाने लग जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्सप्रे सॉरी एक इम्प्लाइड किस्म का मैंने प्रपोजल दिया, और उस बंदे ने इस पर जो है ना काम कर दिया, काम शुरू कर दिया। तो ये इम्प्लाइड का मतलब होता है शोन थ्रू द कंडक्ट, एक्शन, जिस तरह शेरियार ने शायद कहा, हाँ, ठीक है, शोन थ्रू द एक्शन, शोन थ्रू द कंडक्ट। अगर जो है ना एक्शन कंडक्ट से ही कोई चीज समझ में आ जाए, नजर आ जाए, प्रपोजल हो इस तरह का एक्सेप्टेंस, उसको हम कहते हैं डन थ्रू द इम्प्लीकेशन या डन थ्रू द इम्प्लाइड वे। ठीक है, ये क्लियर है? जी, ये इलिस्ट्रेशन भी हो सकती है। अगर पेट्रोल पंप पे बंदा जाए तो उसे इशारा करे, जैसे 1 लीटर का एक वो डाल दे, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। मैं समझा नहीं आपकी बात। यानी पेट्रोल पंप पे बंदा जाए, उसे बगैर बोले बगैर एक का इशारा कर दे, यानी उसका मतलब होगा 1 लीटर वो डाल दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना एक किस्म का। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक इम्प्लाइड किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया जब उसने 1 लीटर गाड़ी में डाल दिया। अब अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। जी। नाउ द नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 2, के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट को डेफिनेशंस में देखा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी डेफिनेशंस में देखा, और वॉइड एग्रीमेंट को भी डेफिनेशन में देखा। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जो भी इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स होते हैं बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कोई मुझे एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का बताए और दूसरा वॉइड एग्रीमेंट का बताए कि इनमें फर्क क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो जी जी। यानी उसमें यानी उसके एसेंशियल पूरे ना हो। एसेंशियल पूरे सर ना हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है यानी कि अगर पहले वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, मगर आगे चल के कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जैसे वो इन्फोर्स हो ही नहीं पाता, तो वॉइडेबल हो जाता है। और एक पार्टी के ऑप्शन पे वो रहता है कि वो उसको वॉइड करे या ना करे। बिल्कुल सही। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पहले तो एनफोर्सेबल थे, लेकिन लेटर ऑन कोई फॉल्ट उसमें जो है ना वो दिख गया, जिसकी वजह से इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी टू मूव ऑन, या उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। ठीक है, सही है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो शुरू से यानी वो हाँ, होता है, वॉइड फॉल्ट एग्रीमेंट में होता है, यानी अनलॉफुल। उसके सही है, बिल्कुल सही। वॉइड एग्रीमेंट यानी जो शुरू से ही इलीगल हो, अनलॉफुल हो। मैं जो है ना कॉन्ट्रैक्ट अब मैंने, इनिशियो। हाँ मैंने जो है ना, हाँ बिल्कुल एबिनिशो, ये वॉइड एबिनिशो, कि मैंने शुरू से ये एक एग्रीमेंट किया था कि मैं जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस को बेचूंगा, तो ये वॉइड एग्रीमेंट, आई कैन नॉट सेल दैट। ठीक है, तो यानी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। इसी वजह से इस कोर्स का नाम बीएलसी है। नाउ लेट्स मूव अहेड। सेक्शन नंबर 10 जो है ना वो बात करता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो दीज आर दी 4 एसेंशियल्स। अगर ये एसेंशियल्स उसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, देन इट शैल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। वो सिर्फ एग्रीमेंट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
ठीक है। और एग्रीमेंट जो है ना वो जरूरी नहीं होता कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो सो दीज आर दी फोर कंडीशंस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर विच एन एग्रीमेंट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज हो। लेकिन फ्री कंसेंट भी किन लोगों की हो, जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। एक बच्चा जो है ना माइनर, वो तो फ्री कंसेंट दे ही नहीं सकता क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं 18 ईयर से अबव हूँ, मैं कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ, और मेरी अगर फ्री कंसेंट है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात क्या है कि मेरी भले फ्री कंसेंट हो, मैं भले कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरी बात, वो भी बहुत जरूरी है कि दे मस्ट बी ए कंसिडरेशन। वहां पर कंसिडरेशन भी बहुत जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो वो जो है ना, इट शैल बी अ गिफ्ट ओनली। ठीक है, वो सिर्फ गिफ्ट होगा, गिफ्ट गिफ्ट से ज्यादा इट इज नथिंग। ठीक है। और फिर वो डिक्लेयर्ड वॉइड भी ना हो एज पर एनी लॉ, किसी कानून ने उसको जो है ना वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। तो अगर ये चार कंडीशंस पूरी हैं तो फिर ही एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वरना नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 10 में से कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं है, ठीक है। सेक्शन नंबर 11, नो। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन लोग जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिंपल सी एक बात है जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि माइनर जो है ना वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेजर ही कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। मेजर यानी वो जो बड़ा हो 18 साल से, तो वही मेजर होता है। उसके बाद वो साउंड माइंड भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो है तो 30 सालों का लेकिन वो पागल है। तो वो उसका साउंड माइंड होना भी बहुत जरूरी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं कि जिसमें इंटरवल्स आते हैं। इंटरवल्स, INTERVALS, इंटरवल्स। इंटरवल्स में इस तरह होता है कि एक बंदा जो है ना वो एक दिन पागल है, दूसरे दिन ठीक हो जाता है, फिर तीसरे दिन पागल है, चौथे दिन ठीक हो जाता है। या जो है ना एक बंदा सुबह को ठीक होता है, शाम को जो है वो पागल होता है। ठीक है। जब उस सोने का वक्त आता है तो उससे पहले वो पागल हो जाता है बिल्कुल ही। ठीक है, 4-5 घंटे वो पहले पागल होता है। तो इस तरह की डिजीज भी होती है। एपिलेप्सी जिस तरह हो गई, मिर्गी, मिर्गी में भी लोग जो है ना वो इस तरह के मामला हो जाते हैं। तो अगर, तो इसमें उन सिचुएशंस में क्या होगा कि जब एक बंदे का माइंड साउंड था, यानी वो अपने होश हवास में होता है, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जब वो अपने होश हवास में नहीं होता, किसी भी वक्त किसी भी इंटरवल में, जब वो होश हवास में नहीं होता, व्हेन इज अनसाउंड, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री विल वहां पर नहीं है, वहां पर फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट, और वी कैन से वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है। तो साउंड माइंड की ये सिचुएशन है कुछ। उसके बाद है कि वो, अगर सर जी जी। अगर सर वो साउंड माइंड तो हो, लेकिन मैं कहने का मकसद है, नशे की हालत में, टॉक्सिएशन की हालत में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो बाउंड होगा उसका? हाँ, ये बिल्कुल सही है सवाल। अगर देखिए, मैंने जिस तरह इंटरवल्स का बताया ना, तो इंटरवल्स बताने का पर्पस क्या था कि वो बंदा अपनी हालत में नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो उसकी दिमागी तवाजुन नहीं है सही कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो इंटॉक्सिकेशन जब होती है, नशे की हालत, तो उस वक्त भी वो जो है ना वो अपने उसका दिमागी तवाजुन सही नहीं होता है। तो जब दिमागी तवाजुन सही नहीं है तो उस वक्त जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी वैलिडिटी नहीं होगी। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ इसी बंदे पर होगा जो कहे, जो इसको प्रूव करना होगा बिफोर द कोर्ट कि मैं उस वक्त, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा था उस वक्त में जो है नशे की हालत में था। तो वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस को, इस तरह की सिचुएशंस को लाए, प्रूव करे कोर्ट के सामने कि आई वॉज एडमिनिस्टर्ड विद द इंटॉक्सिकेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन। आई थिंक दैट आई वॉज नॉट साउंड माइंड एट दैट मोमेंट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड इनटू। तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जहां पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक बंदा कॉम्पिटेंट होता है। जब वो मेजर हो, ठीक है, साउंड माइंड हो, और किसी भी कानून ने जो कि कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है उसने डिस्qualify नहीं किया उसको। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स ने उसको डिस्qualify नहीं किया, तो फिर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं।
अब कुछ दो सेक्शंस जो है ना, ये इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना। सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 13 बात करता है कंसेंट से, कंसेंट डिफाइंड। सेक्शन नंबर 14 डील करता है फ्री कंसेंट से। तो कोई मुझे बताएगा कि कंसेंट और फ्री कंसेंट में डिफरेंस क्या है? रज सर, कंसेंट जो पहला है तो उसमें तो ये है ना कि वो रजामंदी किसी भी तरह हो सकती है, जबर से हो सकती है, दबाव में हो सकती है, किसी भी तरह वो कंसेंट दे सकता है किसी भी मजबूरी में, हालात में। जबकि 14 में है इन सब चीजों से आजाद हो के अपनी मर्जी से अपने वो करे। सही है, बिल्कुल सही है। कंसेंट का मतलब होता है कि रजामंदी तो दे, उसकी रजामंदी हो, उसने लिखत में, फॉर एग्जाम्पल इन रिटन वो कह रहा है कि आई आई गिव कंसेंट टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, लिखत में भी वो चीज दे दी है। लेकिन अगर फ्री कंसेंट नहीं है ना, तो उसकी उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। कंसेंट जो है वो जबर से भी ली जाती है, जिस तरह आपने कहा वो सिचुएशन अब आ रहे हैं आगे, कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस हो, अगर फ्रॉड कमिट किया जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मिस्टेक हो, तो अगर जबर से जबर से भी रजामंदी ली जा सकती है। तो अगर जबर से रजामंदी ली जाए तो उसकी जो है ना वो वैल्यू नहीं होगी, इट इज जस्ट कंसेंट, वो सिर्फ कंसेंट है। लेकिन वो वहां पर जब जबर ना हो, कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस वगैरह ये चीजें ना हो, तो फिर जो है ना वो फ्री कंसेंट होगी। तब ही कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ मानी जाएगी, तब ही कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मानी जाएगी। सो द सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन करता है कि व्हेन दे आर एग्रीड अपॉन, when they are agreed upon same thing, यानी जो सब कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल है, ऑन सेम थिंग अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है, यानी वो दोनों उस मामला को समझ भी रहे हो, तो वो कंसेंट होगी। और वहां पर जो उसकी रजामंदी वो बंदा दे रहा है। लेकिन एक बंदे की फ्री कंसेंट जो है ना वो बहुत जरूरी है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कुछ 5 सिचुएशंस हैं जहां पर एक बंदे की फ्री कंसेंट नहीं होती। अगर ये चीजें उस बंदे के साथ कमिट की जाएं तो ये माना जाएगा कि उस बंदे की रजामंदी तो है, कंसेंट तो है, लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 15 जो कि कॉर्जन से डील करता है, तो अगर कॉर्जन कमिट की जाए तो वो फ्री कंसेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस कमिट किया जाए, या फ्रॉड कमिट किया जाए, या मिस रिप्रेजेंटेशन, अब इनको जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन कमिट की जाए, या अगर मिस्टेक के हालात हों, ठीक है, जो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21, 22 ये डील करते हैं इनसे, मिस्टेक से, तो अगर ये सिचुएशन हो तो कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 15, जो कि डील करता है कॉर्जन। इसको पढ़ा जाता है कॉर्जन, कुछ लोग कॉर्सन पढ़ते हैं, ये कॉर्सन नहीं है, दिस इज कॉर्जन, ठीक है ना। कॉर्जन डिफाइन, कॉर्जन को सेक्शन 15 डिफाइन करता है। और ये जो है ना वो दो सिचुएशंस बताता है कि दीज आर द टू सिचुएशंस अंडर विच वी कैन से अ पर्सन कंसेंट इज नॉट फ्री, वो कंसेंट उसकी फ्री नहीं है। और देन देयर शैल बी नो एनी इंपॉर्टेंस एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट व्हाटसोएवर। तो ए है कि अगर एक बंदा, ठीक है, सिचुएशन ए है, वो कहता है कि अगर कोई बंदा दूसरे बंदे को जो है ना वो थ्रेट देता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ऑफेंस कमिट करूंगा ऑफ पीपीसी, पीपीसी में तमाम ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, कि मैं तुम्हारे साथ पीपीसी का कोई ऑफेंस कमिट करूंगा अगर तुम इस एग्रीमेंट में इंटर नहीं होगे। तो फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट ये है कि तुम मुझे ये अपनी जो है ना अपना घर मुझे सेल कर दो। अगर तुम मुझे सेल नहीं करोगे, अगर तुम इस एग्रीमेंट में इंटर नहीं होगे, तो मैं तुम्हारे साथ ऑफेंस कमिट करूंगा। ऑफेंस क्या कमिट करूंगा? कि जो है ना मैं अननेचुरल लस्ट का ऑफेंस कमिट कर सकता हूँ, मैं जो है ना वो तुम्हें कोई इंजरी पहुंचा सकता हूँ, मैं तुम्हारे इस घर में बम फेंक दूंगा, इसको मिसचीफ कमिट कर दूंगा, ठीक है, धमाका करूंगा, तोड़ दूंगा इस प्रॉपर्टी को, मैं जो है ना एबडक्शन कमिट करूंगा, तुम्हारे बच्चों की किडनैपिंग कमिट करूंगा। तो ये ऑफेंसेस हो सकते हैं पीपीसी के। तो इस तरह का अगर वो थ्रेट देता है उस बंदे को, या इवन वो कमिट करता भी है, और अगर थ्रू दिस थ्रेट या कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस अगर वो बंदा कंसेंट ले लेता है उस दूसरे बंदे की और उससे प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता है, तो माना जाएगा कि वहां पर फ्री कंसेंट नहीं थी। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब अनलॉफुल डिटेनिंग हो, या थ्रेटनिंग टू डिटेन हो एनी प्रॉपर्टी, यानी उस बंदे को ये खौफ दिया जा रहा है कि अगर तुम एग्रीमेंट में इंटर नहीं होगे, तो जो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है ना वो जब्त कर लूंगा, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को छीन लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे बाइक को जो है ना वो छीन लूंगा, जो है ना मैं तुम्हारी गाड़ी को छीन लूंगा, या मैं जो है ना
तुम्हारे तुम्हारे पैसों को तुमसे छीन लूंगा। तो ये सिचुएशन हो सकती है जो कि कॉर्जन की सिचुएशन है। और जब कॉर्जन कमिट की जाती है तो जो है ना वो इस इट मीन्स दैट देयर वाज नो एनी फ्री कंसेंट, और फिर उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वर्थ नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट की। तो जिस बंदे के साथ वो कमिट किया गया है वो बंदा किसी भी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, वो एग्रीमेंट है, जस्ट वॉइड एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को जो है ना वो किसी वक्त वो बंदा ब्रीच कर सकता है, और फिर जो है ना थ्रू कोर्ट भी वो मदद ले सकता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि इट इज इमटेरियल। यहाँ पर ये बात है कि ये जरूरी नहीं है कि जब ये जो है ना वो बंदा, जब एक बंदा जो है ना वो कमिट कर रहा था कॉर्जन, वहां पर जो है ना वो इन्फोर्स्ड है पीपीसी या नहीं, पाकिस्तान पिनल कोड उस इलाके में इन्फोर्स्ड है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लैंड में कोई पाकिस्तानी बंदे जाते हैं, अब वहां पर तो पीपीसी इन्फोर्स्ड तो है नहीं। इंग्लैंड में जाकर, जिस तरह मैंने आपको फॉरेन जजमेंट्स वगैरह, प्रिजम्पशन जो है ना वो तमाम चीजें वो पहले बताई थी। तो अगर फॉरेन में जाके कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का करते हैं, वहां पर कॉर्जन एक बंदे से कमिट करते हैं, वो पाकिस्तानी हो, दोनों सब्जेक्ट पाकिस्तानी है, वहां पर पाकिस्तानी किसी बंदे के साथ वो सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉर्जन कमिट करता है और इस तरह का कोई एग्रीमेंट करके उसका कोई नुकसान कर देता है, तो भले वहां पर इंग्लैंड में पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये ना केस चलेगा यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान में आकर ये केस को चला सकते हैं। ठीक है ना। और ये कह सकते हैं कि हम जो इंग्लैंड में थे वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अल्दो पाकिस्तान पिनल कोड वहां पर एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन योर ऑनर एट सेक्शन 15 इज व्हाट वी कैन से अट्रैक्टेड इन दिस केस, सो द केस शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। तो ये चीज क्लियर हुई आपको? जी सर, अगर ये इसकी लिमिटेशन हुई होगी या किसी वक्त बंदा कल को केस कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ जबर हुआ था या मिस रिप्रेजेंटेशन थी, कुछ भी था, या अनस फिर भाई, अमल अनस भाई, दरामद आपकी हो जाए। आवाज का मसला है यार। आवाज का मतलब, यार शायद मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या मसला? मेरा आवाज अब आपको सही आवाज आ आ रहा रही है? है सर? मेरा आवाज आपको सही आ रहा है? बिल्कुल। जी। पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रहा है आवाज। आवाज आ रही है सर अब? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हुआ होगा, वो कहे कल को कोर्शन है या मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो उसकी लिमिटेशन भी होगी, या वो कभी भी वो आ सकता है। अब ये ना हो कॉन्ट्रैक्ट का अमल दरामद हो गया हो या कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो गई हो, कल को वो किस टाइम तक कह सकता है, यानी कितना पर टाइम होगा, आपका ये कोई ना लिमिट बीच होगी? बीच में जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट आप स्पेशल बोल रहे हैं वो कटती जा रही है, पता नहीं क्यों। आप मुझे भले चैट में ये क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकते हो, तो चैट में भले पूछ लें। ये सही चीज सर, क्लियर तो नहीं हो मैं रही ये है मेरा, कह आप रहा था मुझे आपका लिमिटेशन क्वेश्चन। होगी। लिमिटेशन होगी इसकी कोई, यानी वो कभी भी दावा कर सकता है, या फिर कोई टाइम होगा स्पेसिफिक कि मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में यानी कोर्शन हुई है या फ्रॉड हुआ है कुछ भी? देखें, यहाँ पर भी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि रीजनेबल टाइम, मेन चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होती है रीजनेबल टाइम भाई। फॉर एग्जांपल, एक बंदे से कॉर्जन हुआ, उस कॉर्जन में जो है ना उसने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर भी दिया, और जो है ना वो उसने कोर्ट में आकर चैलेंज भी नहीं किया कि सर मेरे साथ ये मसला हुआ था, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो कोर्ट भी तो कहेगी ना आपको क्या हुआ था बेटा। आप जो है ना वो आपको 2 साल हुए, आप कोर्ट नहीं आए हो, चीजें भी उसको दे दी हैं आपने, ठीक है, 2 साल तक उसने क्या आपको बांधा हुआ था क्या? 2 सालों में आ जाए तो रीजनेबल टाइम है ना, कोर्ट देखती है कि भाई ये तो रीजनेबल टाइम था, कि इसके साथ मसला था, तो वो हफ्ते में आ जाता कोर्ट में, या महीने में आ जाता, या 6 महीनों में आ जाता, ये तो 4 सालों के बाद आ रहा है। तो रीजनेबल टाइम जो है ना बर्डन जिस। ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होगा, जी ये बताना कि जी कोर्शन हुई है, फ्रॉड हुआ है, ये जी जी। कॉर्जन फ्रॉड क्या? ये बर्डन ऑफ ये साबित करना उसके ऊपर होगा, यानी जो केस करेगा जिसके साथ हुआ है, साबित करना कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन हुई थी या फ्रॉड हुआ था। बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिचुएशंस में होगा उस बंदे पर जिसके खिलाफ कॉर्जन कमिट की गई है। देखिए, उसने कंसेंट तो दे दी है ना। ठीक है, कंसेंट को तो वो जो अपोजिट पार्टी है वो तो प्रूव कर लेगी कि इसने कंसेंट तो दी थी। और योर ऑनर, ये देखिए मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है व्हाट्सएप के अंदर, ये मेरे पास जो है ना इसके लेटर पड़े हैं, इसने कंसेंट, क्योंकि इसने इस बंदे ने, पर्सन ए ने तो उसको घबराया हुआ था, डराया हुआ था, उसने कंसेंट तो उस बंदे से ले लिया। अब ये बंदा जिसके खिलाफ कॉर्जन कमिट हुई है, ये बंदा प्रूव करेगा कि सर मैंने कंसेंट तो दी थी, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस था मैं, कॉर्जन का इन्फ्लुएंस था या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इन्फ्लुएंस था, तो इन इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो है ना मैंने कंसेंट दी। द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom these offenses are committed। राइट सर। ठीक है। अब जो ये जो बाकी है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनको हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेयर एक्ट में।
कि उसके थ्रू, की उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह भी हैं। सीधे ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज सेक्शन 15 को हमने देख लिया, विच वाज द कॉर्जन। नाउ द नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में तुम लोग क्या समझते हो कि व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? यानी बेजा असर रसूख। हाँ सही है, बेजा असर रसूख, बिल्कुल। अनड्यू इन्फ्लुएंस में होता है एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन में, और दूसरा बंदा जो है ना वो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि वो सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन में होता है, सबऑर्डिनेट पोजीशन में होता है एक। ये मास्टर सर्वेंट कह सकते हैं। हाँ, मास्टर सर्वेंट भी हम कह सकते हैं कि सर्वेंट ने काम किया मास्टर के पास, मास्टर ने कहा कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाओ। अब सर्वेंट बेचारा क्या करेगा, नहीं इंटर होगा तो फिर जॉब से वो निकाल देगा। तो ये मास्टर सर्वेंट रूल भी हो सकता है। इसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी हो सकता है, आगे आएगा। फिड्यूशियरी रिलेशन, पता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? नो सर। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक बंदे का ट्रस्ट दूसरे बंदे के पास हो। फॉर एग्जाम्पल, एक माइनर, एक छोटा बच्चा है, और जो है ना वो माइनर को एक बंदा जो है ना वो उसने कहा था, एक एक बाप था। गार्डियनशिप। जी। गार्डियन जैसे मुकर्रर कर देते हैं उसके, यानी हाँ फैसले हाँ, वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, गार्जियन एंड वार्ड दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये फिडिश रिलेशनशिप में अगर एक बंदा दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करा ले बच्चे से, ठीक है, तो ये सिचुएशंस होती हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। यहाँ एक जो है ना वो आंटी होती है, वो अपने बच्चे को पालती है, अपना बच्चा नहीं है, किसी और का है। वो जो है ना वो पालती है उसको, और जो है ना अब ये बच्चा जब कमाने लगता है तो इसको कहती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये हो कि तुम जो है ना मुझे 10,000 रुपये दोगे। ठीक है ना। अब ये बच्चा क्या करे? ठीक है, इसने, ये बच्चा जो है ना वो ये इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये बताना चाहता है कि मैं जो है ना गद्दार नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ट्रेटर, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट बिट्रेयल। ये मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूँ, इस बंदे, इस औरत ने, इसका बड़ा एहसान है मुझ पर। अब ये जो सिचुएशन हो गई जहाँ पर जो है ना एक औरत उस पर डोमिनेट हो रही है, वो सिचुएशन फॉलो करती है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। और अगर किसी बंदे के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कमिट हो जाए, तो वहां पर भी ये कंसिडर किया जाएगा कि फ्री कंसेंट नहीं थी, और जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना वो वॉइड हो जाएंगे फिर। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू, इसकी बेयर रीडिंग कहती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. In particular, अब ये तो ऊपर समझ में आ गया होगा। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, इस सेंटेंस का मतलब आपको पता है? Without prejudice to the generality of the foregoing principle। हेलो। क्या इस सेंटेंस का मतलब पता है? ये प्रिजुडिस तो है ना वो बड़ा आपने सुना होगा टर्म, लॉ हो और प्रिजुडिस ना हो, ये नहीं हो सकता। नो सर, इसका नहीं पता। हाँ, प्रिजुडिस इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है अफेक्ट करना। ठीक है ना, किसी चीज, किसी कानून को, किसी चीज को अफेक्ट। जानिबदारी। जी। प्रेजुडिस का तो मेरे ख्याल में जानिबदारी या तरफदारी एक तरफ में भी। अफेक्ट करना या किसी चीज के अगेंस्ट ना जाना। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग प्रिंसिपल, यानी ये जो फोरगोइंग प्रिंसिपल था, ये जो पीछे बात कही गई, इसको अफेक्ट किए बगैर क्या होगा। अब आगे बात करता है कि अ पर्सन इज डीम टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एन। अब ये एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि ये जो पीछे फॉरगोइंग बात थी ये तो ठीक है, और इसको हम अफेक्ट नहीं करते। क्लॉज टू कह रहा है कि मैं क्लॉज वन को अफेक्ट नहीं करता हूँ विदाउट प्रिजुडिस टू द फॉरगोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, मैं इसको अफेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब क्लॉज टू कह रहा है कि मैं क्लॉज वन को अफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मैं एक एडिशनल चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो एडिशनल चीज क्या है? वो ये है कि अ पर्सन is deemed to be in a position to dominate the will of another। यानी एक बंदा ये कंसिडर किया जाएगा कि वो डोमिनेट कर रहा है विल ऑफ एनदर। ठीक है, कब? जब वेयर ही होल्ड्स अ रियल और
apparent authority, जिस तरह आपने मास्टर सर्वेंट रूल बताया था, वो authority over the other, और where he stands in a fiduciary relationship, या fiduciary relationship हो। तो ये जो दो रिलेशनशिप्स इसने बताए, ये रिलेशनशिप्स, इन रिलेशनशिप्स में भी ये कंसिडर किया जाएगा कि एक बंदा जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में, और द नेक्स्ट पर्सन इज इन अ सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन। अब दूसरी सिचुएशन, और वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली, ठीक है, ये बंदा एक अनसाउंड माइंड है, वो टेम्पररीली, जिस तरह मैंने इंटरवल्स का आपको बताया था, ठीक है, तो टेम्पररीली वो इनकेपेबल है, या वो परमानेंटली अफेक्टेड है बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस, और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। तो इन वजह से अगर उस वो बंदा जो है ना, इज नॉट एबल टू गिव फ्री कंसेंट, और वो जो है ना वो बिकॉज ऑफ डोमिनेटिंग कंडीशन वो बंदा नहीं दे पा रहा अपने फ्री कंसेंट, तो कंसिडर किया जाएगा कि एन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज कमिटेड अगेंस्ट दैट पर्सन, एंड देयर इज नो एनी वर्थ एंड वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट entered into। क्लॉज 3, वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन, ये जो चीजें हैं ना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको ये डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीजें आप बहुत बार ये चीजें पूछी जाती है लॉ गेट के अंदर भी, और डिफरेंट डिफरेंट कमीशन के केस, जो कमीशन टेस्ट आते हैं उसके अंदर भी इनके सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं, सिचुएशंस दी जाती हैं कि इस सिचुएशन में क्या समझते हो कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है या कॉर्जन, जो कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, उनमें मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा, दूंगा, इसमें आपको बताना होगा कि कॉर्जन कब हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पर कौन सा है, मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कौन सी है, तो आपको बतानी होंगी। क्लॉज 3 टाइम पूरा होने वाला है। वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर enters into a contract with him, and the transaction appears on the face of it, or the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person position to dominate the will। हाँ, ये देखें तो इंपॉर्टेंट बात है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रूव वो बंदा करेगा जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस कमिट किया है, ठीक है, तो वो दूसरा बंदा नहीं करेगा। तो वो बंदा अनड्यू इन्फ्लुएंस, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का उस बंदे पर जिस बंदे ने कमिट किया है, लेकिन कॉर्जन का किस बंदे पर होगा, वो दूसरे बंदे पर जिसके खिलाफ कॉर्जन कमिट हुई है, जहां पर फ्री कंसेंट जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का